ये कहानी हमारी आप समझेंगे सैफ उर रहमान से शहजाद अकबर तक का सफर है। एहतसाब का नारा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इनफैक्ट मेरे पैदा होने से पहले कब से भी ये चल रहा है। हर बार वही बातें की जाती है कि सर दिस टाइम हम आएंगे, हम इस पूरे निजाम को साफ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ही जल्द एक बड़ा क्लियर इंप्रेशन सामने आता है कि एहतसाब है सिर्फ आपके मुखालफिन के लिए। कोई भी हुकूमत हो, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं हर वर्जन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और कुछ नहीं होता, सिर्फ एहतसाब का नाम ही बदनाम होता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। आप जिसको भी लाएंगे आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस और रिजल्ट उनका वही होगा। देखिए, शहजाद अकबर को लाया गया था जाहिर है एज एन अकाउंटेबिलिटी जार, और 2018 में एसेट्स रिकवरी यूनिट के हेड बनाए गए थे। पहले उनसे पहले वाज एन एडवाइजर आल्सो, और इनको बेसिकली एक स्टेट मिनिस्टर की हैसियत दी गई थी। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं। एआरयू को बनाने का जो लॉजिक था वो ये था कि मुख्तलिफ जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, या आप कह सकते हैं जो हमारे एहतसाब, जिन इदारों का मकसद है एहतसाब और मॉनिटरिंग और रेगुलेशन, इस तरह की, जैसे कि नैब हो गया या FIA हो गई, स्टेट बैंक के भी प्रोसीजर्स होते हैं, SECP एंड सो ऑन। ये सब लॉजिक ये दी गई थी कि ये सब अलग-अलग अपने डब्बों में काम कर रहे होते हैं। तो अक्सर हम सुनते हैं ना कि जी इंटर एजेंसी कोऑपरेशन कोई नहीं है। तो ARU का मकसद ये था कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, एक बाइख्तियार हेड के नीचे, ताकि मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ एहतसाब का सिलसिला चलता रहे। अब जाहिर है कि ये PTI हुकूमत के लिए एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि एहतसाब ही उनका नारा था। तो यकीनन उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया तो था कि जी एसेट रिकवरी यूनिट तो बन गया, केसेस भी चल गए, खर्चा भी हो रहा है, लेकिन ना कोई एसेट नजर आ रहा है, ना कोई रिकवरी नजर आ रही है। सो दिस वाज द बेसिक प्रॉब्लम। एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जी सारा मामला सही चलता अगर शहजाद अकबर ने मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपना काम किया होता। ये थोड़ी सी अनफेयर बात है मेरा ख्याल में, क्योंकि शहजाद अकबर साहब की कम से कम 3 बहुत बड़ी खिदमात हैं जिनको मैं गिन सकता हूँ। और एक तो है, जाहिर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ जो कैंपेन चली है, उनमें ये सरकर्दा थे, जो फ्रैंकली स्पीकिंग ना इनका सच काम था। ये एक पॉलिटिकल विच हंट था, जिसके अंदर शहजाद अकबर ने इस बहती गंगा में सिर्फ हाथ धोए नहीं बल्कि पूरा कूद गया था इसके अंदर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा था कि अब जो इनको रवाना करने के जो रीजंस जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान काफी खफा थे रिपोर्टेडली कि बिलखसूस शहबाज शरीफ के केसेस का क्या हो रहा है। रिपोर्टेडली शहजाद अकबर साहब ने बार बार इनको एश्योरेंस दी थी कि नहीं जी बस होने वाला है, बस आप फिक्र ना करें। रियलिटी जब समझ में आती है तो आपको पता लगता है कि यार इतना आसान नहीं है। तो जो सबसे जो मेरा ख्याल है कि हाई प्रोफाइल काम जो किया था शहबाज शरीफ के खिलाफ, वो था ये जो यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ताउन किया था, आपके पूरे ARU ने, नैब ने, FIA ने। लेकिन उसके बावजूद जो भी शवायद उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को दिए, वो मेरे ख्याल है नेशनल क्राइम एजेंसी को काबिल कबूल नहीं थे, और चुनाचे नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ, सुलेमान शरीफ, इनके अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया। अच्छा, बहुत स्पिन करने की कोशिश की इसलिए कि नहीं जी वो तो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन थी, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो बेस था वो नैब और FIA के तहकीकाती थे जो पाकिस्तान में केसेस बने थे। तो दैट वाज अनदर हिट ऑन हिम। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना, इनकी जो वाहिद कामयाबी है वो था मलिक रियाज की, वो थी मलिक रियाज के साथ। ठीक है, अब मलिक रियाज साहब से कितने पैसे वसूल हुए
190 मिलियन पाउंड, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इतनी खामोशी से आए और इतनी खामोशी से गए कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे होने वाला है। मैंने तो सोचा था कि वैसे तो शहजाद अकबर साहब आपको पता है कि तकरीबन वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इसके ऊपर मुकम्मल खामोशी थी। बड़ी मजेदार इसकी स्टोरी है कि 2009 के आई थिंक शुरू में कैबिनेट मीटिंग होती है और उसमें शहजाद अकबर साहब एक लिफाफा लाते हैं और कहते हैं कि जी एक नॉन एजेंडा आइटम है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको पेश करना चाहता हूँ कि ये एक अग्रीमेंट हुई है मलिक रियाज के साथ और यूके अथॉरिटीज के साथ। इसको आप पढ़ नहीं सकते लेकिन इसको बस अप्रूव कर दे। तो रिपोर्टेडली वहां शरीफ बजारी साहिबा ने कहा कि यार आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने एक हमें सील्ड एनवेलप दिया और कहा कि इसके ऊपर ठप्पा लगा दो, और फिर हमें कहा जा रहा है कि इसको अगर आप खोलेंगे और पढ़ेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी की बातें हैं इसके अंदर। मलिक रियाज के 190 मिलियन डॉलर है, इस पर नेशनल सिक्योरिटी कहां से आती है? कोई लॉजिक नहीं है इस बात की। अच्छा, सोने पे सुहागा, वो पैसे कहां गए? वो पैसे वहां नहीं गए जहां उन्हें जाना था, वो मलिक रियाज की दूसरी फाइन पे करने के लिए इस्तेमाल किए गए। सो दिस वाज अ जोक। अच्छा, रिपोर्टेडली मेरी कुछ ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से भी बात हुई है, तो अपेरेंटली शहजाद अकबर साहब के कॉल एजाज सैयद साहब जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जियो के, उनके काफी अच्छे लिंक्स भी हैं मलिक रियाज साहब के साथ। रऊफ क्लासा साहब तो इनफैक्ट तकरीबन ये एलिज भी कर रहे हैं कि वहां से उनको कुछ मिला भी है। सो दिस वाज अनदर मार्क। जो एनसीए वाला जो केस था, नेशनल क्राइम अथॉरिटी वाला केस था, ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन गई थी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि देखिए ऑपरेशन गेट शहबाज बेसिकली, अगर इसका आप नाम रखें, राइट, कि इसको आप अंदर कर देंगे तो फिर इनके कोई नहीं बचेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट वाज अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी, राइट या रॉन्ग, वो एक अलग बात है। जहां तक एनसीए का केस की बात थी तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपनी बहुत उम्मीदें इसके साथ जोड़ी हुई थी कि जी देखें, क्योंकि इनका हमेशा ये भी होता है ना कि जी ओहो ये तो जज पूरे करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं, पाकिस्तान में ये माफिया है, सिसिलियन माफिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये चीजों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ हद तक सही है, आपकी बात बजा है, आप पाकिस्तान के बारे में तो ये बात कर सकते हैं, लेकिन अब आप यूके का क्या करेंगे? कि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी वहां पर भी पटवारी बैठे हुए हैं या कोई अंदर लोग बैठे हुए थे और उन्होंने इस चीज को स्विंग किया है। एनसीए ने एग्जामिनेशन की, आपने जो भी एविडेंस उनको दिया एंड क्लियरली फाउंड इट इनसफिशिएंट, क्योंकि जो एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर था फिर उसको रिसेंड कर दिया गया। रादर देन कि ये एक सेटबैक होता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनको तो एक बड़ा खूबसूरत किस्म का टॉकिंग पॉइंट मिल गया कि ये देखें जी इनके काम तो और इनके हथकंडे तो सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद है, यूके ने हमें क्लीन चिट दे दिया। इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ये चीज कुछ हद तक आई थिंक बिकती है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। दूसरा अगेन वो जो टीटी वाला केस था उसमें चालान भी नहीं पेश किया गया। अच्छा, जहां तक काजी फायज ईसा का केस है, आई नो कि इसके ऊपर लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, लेकिन अगर आप इम्पार्शियली इसको एग्जामिन करें तो ये कोई केस था ही नहीं। ये वेदर मैं काजी फायज ईसा को पसंद करूं या मैं काजी फायज ईसा को पसंद ना करूं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टू मी ऑब्जेक्टिवली, और ये मेरा ओपिनियन है, मेरा ख्याल है ये एक विंडिक्टिव विच हंट थी जिसमें हुकूमत ने अपने आप को एम्बैरेस किया है। अच्छा, अब कौन इसके पीछे था, कौन इसके पीछे नहीं था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब से काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरने की जजमेंट दी है, जिसके बाद में हर एक लफ्ज अगर आप जाके पढ़ें तो आपको एहसास होता है कि बिल्कुल उन्होंने सही बात। बार बार फिर उनकी वार्निंग जब हीट नहीं हुई तो बार बार आपने वही रिपीट देखी ना टीएलपी वाली सिचुएशन की, क्या हुआ एग्जैक्टली एज ही सेड। लेकिन कुछ हलकों में ये बात उन्होंने कुछ जो बातें की थी वो पसंद नहीं आई लोगों की। वहां से आप देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक कैंपेन चलती है। अच्छा, यहाँ पर भी जो पब्लिक डोमेन में जिनका जो नैरेटिव था वो ये था कि नहीं जी ये तो एहतसाब है, ये करप्ट है, ये वो है। That was not the real reason. And I think कि बिल्कुल जो ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है उसके लिए ये वाजे है कि असल गेम कुछ और थी और आपने सिनिकली एंड डिसऑनेस्टली आपने एहतसाब का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आपने एहतसाब का नारा इस्तेमाल किया है फॉर अ केस दैट वाज प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन।
तो अगर ऐसे करेंगे आप, अगर अपनी क्रेडिबिलिटी को खुद अपने हाथों से तबाह करेंगे, क्यों कोई आपको सीरियसली ले? यकीनन करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और बिलखुसूस यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाहिद इशू है। इट इज एन इशू बट इट इज नॉट द इशू। लेकिन जाहिर है कि जब देखें, जब आप पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग करते हैं या जब आप अपनी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी असल में जी द प्रॉब्लम्स फेसिंग दिस कंट्री आर वेरी मल्टीफैसेटेड एंड रिक्वायर अ होलिस्टिक अप्रोच। आप ऐसे नहीं करते, ये नारा नहीं बनता। आप नारा बनाते हैं कि ये चोर है, ये डकैत हैं, ये लुटेरे हैं। अगर ये ना होते तो सब कुछ सही हो जाता। ये ना भी हो तो सब कुछ सही नहीं होगा। आप कल मुकम्मल तौर पर, और ये नामुमकिन है, करप्शन रोक भी दें पाकिस्तान में, तो फिर भी मसले मसाइल रहेंगे। बिकॉज इट इज, देयर आर सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स, देयर आर सिस्टेमिक वीकनेसेस, देयर आर सिस्टेमिक फेलियर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं कि आप कहें कि सारा मसला है पावर प्लांट्स का, जब आपका ट्रांसमिशन सिस्टम ही खराब है। ठीक है, लेकिन पावर प्लांट आप लगाते हैं तो वो हाई प्रोफाइल आइटम होता है, फीता कटता है, तस्वीरें खींचते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को कराना ना, वो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो पाकिस्तान का मसला ज्यादा पावर प्लांट का नहीं है, हमारा मसला है ट्रांसमिशन का। लेकिन ये ओवर फोकस ऑन करप्शन फिर आपको ही ले डूबता है ना।